Hello students, welcome to the next class of nuclei, binding energy and mass defect. So this class is going to be a very important class from your concept point of view of nuclei. Let us try to understand each topic one by one. Before we start and understand what is binding energy, we will first try to understand a very important concept. You see, we all know that nucleons are bounded by some energy with each other. जो भी न्यूक्लियॉन्स है हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे बाउंडेड है। अगर आप याद करेंगे तो मैंने जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको पढ़ाया था तब ग्राफ भी बनाया था जिसमें हमने एनर्जी को प्लॉट किया था। तो दिस एनर्जी विथ विच द होल न्यूक्लियन आर बाउंडेड टू ईच अदर एंड द न्यूक्लियस इज स्टेबल। न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है? क्योंकि अंदर जो न्यूक्लियन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके किसी एनर्जी से एक दूसरे के साथ बाउंडेड है। तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, जैसे एटम्स पढ़ा, क्योंकि एटम्स पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो एटम की बात थी, ये न्यूक्लियस की बात है, लेकिन फिर भी रिलेट करने के लिए जैसे आपने पढ़ा कि वहां पे क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड था। तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हम कितना बोलते थे? अभी के लिए सिर्फ यही कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट। तो सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी हम कितनी बोलते थे? याद है, टोटल एनर्जी -13.6 होती थी, सिस्टम अट्रैक्टिव होता था, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम बोल देते थे +13.6। यानी वहां पे हम बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है बाय एन एनर्जी ऑफ 13.6। ये हो गई बाहर की बात। अब न्यूक्लियस के अंदर आएंगे जब, तो अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके बीच में भी अट्रैक्शन है, यानी न्यूक्लियॉन एक दूसरे के साथ बाउंडेड है। तो ये जो एनर्जी है जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। Let's move further. Now just to re-emphasize that energy is negative since it is an attractive system, right? Since it is an attractive system because inside strong nuclear force are more compared to the Coulomb's repulsive force, and hence the system on the whole is attractive. But here we are talking about binding energy, which is positive value of the total energy of nucleus. Just some time back I gave you an example. जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की बाइंडिंग एनर्जी +13.6 बोलते हैं, टोटल एनर्जी -13.6 होती है, बाइंडिंग एनर्जी +13.6 होती है। उसी तरीके से इस थ्योरी में भी न्यूक्लियस की एक्चुअल एनर्जी हम सबको पता होना चाहिए कि नेगेटिव में ही होती होगी, लेकिन हम जो वैल्यू बोलेंगे वो प्लस में बोलेंगे, क्योंकि हमें कौन सा टर्म यूज करने के लिए बोला गया है? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक that this binding energy suggests? So first interpretation I have already given to you, that it is the total energy by which all the nucleons are bounded to each other. ये पहला इंटरप्रिटेशन है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन आप बना सकते हैं। आप सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या सजेस्ट करती है, तो आप ये पहला इंटरप्रिटेशन ऐसा ही बताएंगे कि सर ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बाउंडेड है। बाइंडिंग एनर्जी का एक और सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो द सेकंड सिग्निफिकेंस कैन बी दैट it gives us the value needed to split the nucleus into its constituent particles। यानी अगर आपको मैं बोल दूं कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाय द वे मैं आपको बता दूं एटम्स में एनर्जी का यूनिट जनरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलेगा। न्यूक्लियस इज हाई ऑन एनर्जी एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा यूनिट यूज करेंगे हम, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको अगर मैं बोल दूं कि भाई x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है इस न्यूक्लियस का, तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकता है कि अगर आप इस न्यूक्लियस को x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो न्यूक्लियस जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में स्प्लिट अप हो जाएगा, सिमिलर टू व्हाट यू हैव आल्सो स्टडीड इन एटम। ओके, सो कैन वी से दैट न्यूक्लियर विथ हायर बाइंडिंग एनर्जी विल बी मोर स्टेबल as more energy will be required to break it into constituent particles? So this is the first doubt that I would possess, right? And this is the first question that you need to ask yourself कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम आगे जाके जब फॉर्मूला लगाएंगे और जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आएगी तो क्या हम उस हाई बाइंडिंग एनर्जी से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? बहुत लोगों को लगेगा यस, बहुत लोगों को लगेगा नो। आगे चलेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं आगे एड्रेस करूंगा, बट सोच के चलना, लॉजिक लगाना कि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये आपको क्या लगता है? हायर बाइंडिंग एनर्जी, डज इट सजेस्ट दैट द न्यूक्लियस इज स्टेबल?
lower binding energy, does it suggest that the nucleus is less stable? This is the first thing that I am raising right now, and you need to also keep this question in mind and try to answer it as we move ahead. Also, what is the origin of this energy? ये energy आई कहाँ से in the first place? From where does this energy come, right? ये energy का origin क्या है, ये भी हम समझने की try करेंगे. So these are basically the two questions that I would try to address in this lecture. ये पूरा lecture में मैं आपको ये दो चीजें समझाने की try करूँगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आई होप आप लोग पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, लेक्चर पॉज करके जो भी पॉइंट्स हैं उनको नोट करके फिर आप अपनी नोट्स में प्रॉपरली सभी की सभी चीजें कंप्लीट लिख लीजिएगा. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इज नाउ द फर्स्ट थिंग, दैट इज द ओरिजिन. ये कहाँ से आया, तो उसको समझने के लिए एक कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट. अब मास डिफेक्ट समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा. वो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सपोज करो कि आपके पास 8 बॉल्स हैं, सब आइडेंटिकल बॉल्स है, एकदम आइडेंटिकल बॉल्स है. 8 बॉल्स है और 8 क्रिकेट बैट्स है. ठीक है, बॉल्स और बैट सब आइडेंटिकल है. 8 के 8 बॉल्स आइडेंटिकल है, 8 की 8 बैट आइडेंटिकल है. सपोज मैं आपको बोलता हूं कि बॉल का वेट x है और बैट का वेट y है. ठीक है, आप अगर इंडिविजुअल उनको वे करोगे तो टोटल वेट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इंडिविजुअल x है, ऐसे 8 बॉल्स है तो 8x, 8 बैट्स है तो 8y. सो टोटल वेट ऑफ द सिस्टम, इफ आई ब्रिंग ऑल द बॉल्स एंड ऑल द बैट्स टुगेदर, और उनको मैं एक साथ ऐसा रख के एक साथ रख दूंगा वेइंग स्केल पे, तो आई एम श्योर यू विल टेल मी दैट द एक्सपेक्टेड आंसर इज 8x plus 8y, राइट? Very simply, if we can also understand it in this way, let us say that बॉल का वेट 1 kg है और बैट का वेट 10 kg है. तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा मैंने 8 बॉल और 8 बैट को एक साथ वेइंग स्केल पे रखा, तो आप बताओ टोटल वेट कितना होगा. तो ये तो आपको लगेगा सर 6/7 का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 8 बॉल तो 8 into 1 8, 8 बैट यानी 8 into 10 80, तो टोटल वेट हो गया 88. This is what we expect, right? But this is not what happens inside a nucleus. What happens, that nucleus is, of course we know that, made up of neutrons and protons. इससे बना हुआ है. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये एक्सपेक्ट करेंगे. जैसे क्या होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस, तो कितने होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन होते हैं A minus Z, और हर एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, Mn. तो न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, Z times mass of proton, A minus Z times mass of neutron, which is very obvious, right? This is what we expect. Just now I gave you an example of bat and ball. That is what you expect. However, now this is the most important point. However, the nuclear mass M is found to be always less than this. इससे छोटा मिलता है. इसका मतलब ये मास जो मैं कैलकुलेट करता हूं, this always comes out to be greater than the actual mass of nucleus. यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 8 बैट 8 बॉल टोटल मिला के आपने माइंड में कैलकुलेट किया, कितना मास आया, 88 kg, और जब मैंने उसको वेइंग स्केल पे रखा तो क्या एक्सपेक्ट है, कितना मास दिखेगा, ऑब्वियसली 88 kg. दिस इज वेरी ऑब्वियस, राइट? यू विल ऑलवेज प्रिडिक्ट कि सर रख के देखो 88 kg ही दिखेगा. लेकिन इमेजिन करो रखने पे आपको वेट 86 kg दिखे. सो व्हाट, देयर इज सम मिसमैच, राइट? दिस mismatch should not have occurred. So this does not occur in normal circumstances, and that is why in normal circumstances we very obviously do like this. Individual का mass calculate करके सबको add कर दो तो total mass मिल जाता है. लेकिन nucleus के अंदर ऐसा नहीं होता. Nucleus में जो expected mass है, see this is the expected mass of the nucleus, this is the actual mass of the nucleus. The actual mass comes to be less than the expected mass. यानी कुछ mass गायब हो गया, और वहां से ये टर्म आता है मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट, इट इज द डिफरेंस ऑफ द टू मासेस. आगे देखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं. मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की ट्राई किया है. इमेजिन करिए ऑक्सीजन 16 का एग्जांपल. इसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स है, 8, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8. तो अब मैंने क्या किया है, मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स निकाला है. तो ये होगा मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, 8 into 1.00866. मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स 8 into 1.00727. ठीक है, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन है. दैट विल बी गिवन टू यू. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज जस्ट एन
realistic scenario of what actually is happening inside the nucleus. So what I'm going to do is I'm going to add the two. इन दोनों को ऐड करूंगा, 8 कॉमन निकलेगा, इन दोनों का सम ये है और मल्टीप्लाई करने पे ये रहा आपका एक्सपेक्टेड मास. ये कौन सा मास है समझ में आया आपको? एक्सपेक्टेड मास, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मास आने वाला है आप. अब रियलिटी में देखते हैं मास कितना है. द एटॉमिक मास ऑफ 8016 found from mass spectroscopy experiment, right? This is the practical measurement, is not found out to be this. See how much it is found out to be. Is found out to be 15.99493 AMU. इतना छोटा मास मिलता है उसका. आप देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड ज्यादा है, एक्चुअल कम है. सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली ये एटम का मास निकाला उसने, तो हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन का हमने मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये इलेक्ट्रॉन का मास है AMU में. अगेन इट विल बी गिवन टू यू, सो नीड नॉट वरी. तो ये मास को सब्ट्रैक्ट करके एक्सपेरिमेंटल मास जो मिला एक्चुअल में, आप देख सकते हो अगर मैं 2 डेसिमल पे अप्रोक्सीमेट करूं तो 15.99 है, और कैलकुलेटेड मास कितना है 2 डिजिट पे तो 16.13 है. यानी आप जब इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो 16.13 आ रहा है इंडिविजुअल ऐड करके, लेकिन उन सबको मिला के जब न्यूक्लियस बन के न्यूक्लियस को वे कर रहे हो तो न्यूक्लियस का मास कम हो जा रहा है, राइट? सो दिस क्वांटिटी, हेंस वी कैन फाइंड द मास of oxygen nucleus is less than the total mass of its constituents, less than the total mass of its constituents by this much value, 0.137 approximately. इतनी वैल्यू से वो कम आ रहा है, ठीक है? The difference in mass of nucleus, now this is very important part, the difference in mass of nucleus and its constituents is called the mass effect. mass defect किसको बोलते हैं हम? ये जो डिफरेंस है, यानी ये रहा उसका फॉर्मूला, आप लोग अच्छे से फॉर्मूला को नोट कर लेंगे. ऑफ कोर्स हर एक पॉइंट को तो नोट करना ही है, क्योंकि थियरी में बहुत बार मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पे शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आपको कुछ इस तरीके से ये सब पॉइंट्स को नोट करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है. तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला. नाउ सी, इन जनरल द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू फॉर अ बैट एंड अ बॉल, दिस मास डिफेक्ट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0. When you will calculate individual से तो आंसर was coming 88. बैट और बॉल को सबको जोड़ के एक साथ रख दोगे वेइंग स्केल पे तो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास will also come out to be 88. So in general, in practical scenarios that we see around us, we do not get delta m. Delta m is always 0. So delta m is a very special thing that occurs only inside a nucleus. It also does not occur at the atomic level, and that is why this delta m is very special. So keep in mind the formula, and very important thing to remember कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 8 प्रोटॉन घूम रहे थे, 8 न्यूट्रॉन घूम रहे थे, उनको आपने ऑर्डर किया कि आके जुड़ के एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाओ. 8 प्रोटॉन का मास 8 mp, 8 न्यूट्रॉन का मास 8 mn, तो टोटल मास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कितना हो गया? 8 mp प्लस 8 mn. ये सब जुड़ गए और न्यूक्लियस बन गया. अब जो मास बना वो 8 mp प्लस 8 mn से कम होगा, इक्वल टू होगा या ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली कम होगा, कम हो जाता है मास. क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली याद रख पाता हूं और क्यों आपको अभी तक वो चीज याद नहीं रहेगी? आप बोलो सर अभी कैसे याद रखे कि कम होता है कि ज्यादा होता है? तो ये एक्सप्लेनेशन जो है कि जो एक्चुअल मास है वो कम है कंपेयर टू द कैलकुलेटेड मास या कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड मास, इसका रीजनिंग जिसने दिया वो थे Einstein, right? And let us see what he said. Now what he said that ये जो mass defect है, ये mass defect है वो convert हो रहा है energy में, which plays the role of holding the nucleus together, and this energy is called the binding energy. मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ. जैसे आपने जब expected mass निकाला था, expected mass जो था वो ज़्यादा था, जैसे ही मिलके वो लोगों ने न्यूक्लियस बना. अब मैं आपको इंटरनल बात बताता हूँ, आप भी इस दिमाग में बिठा लो आपके, कि जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? अपना थोड़ा मास है ना निकाल के बाहर फेंक देते. अब आप सोचोगे सर मास को कैसे बाहर फेंकेंगे? मास को बाहर फेंकेंगे तो पार्टिकल निकलेगा, तो यहाँ पे लगेगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब सब मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, तब वो अपने में से थोड़ा मास निकाल के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर की तरफ फेंक देते हैं. एनर्जी कर दी रिलीज. इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 0. सपोज करो बाहर की तरफ एनर्जी भेज दी उन्होंने 40, तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? -40, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी 0 थी, उसके बाद भी आपने एनर्जी को एमिट किया है. ठीक है, तो आपकी सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? -40.
यानी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है आपकी 40। यानी बेसिकली जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो स्टेबल बनने के लिए बाउंड होना चाहते हैं, समझ रहे? बाउंड होने के लिए उनको एनर्जी को एमिट करना पड़ता है, तभी सिस्टम नेगेटिव एनर्जी पोजेस करेगा और तभी सिस्टम क्या कहलाएगा, अट्रैक्टिव। अब एनर्जी एमिट कैसे करेगा? अगर एनर्जी एमिट नहीं करेंगे तो सिस्टम तो नॉर्मल रहेगा, दे विल हैव नो इंटरैक्शन बिटवीन ईच अदर। If you want the system to be attractive, you need to emit some amount of energy. Now, from where will this energy come? So, this energy is formed when they all contribute small mass. सब अपना अपना mass निकाल के दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, extra mass यानी mass defect जो बच गया, it is getting converted into energy and that energy is getting emitted. And this energy is nothing but the energy by which the nucleons are bounded, and this is the same energy as we have discussed, the binding energy, and this happens to be the source of binding energy. हम जब 8 लोग मिलके एक दूसरे के पास आते हैं तो हम अपने मास को निकाल के एमिट नहीं करते, इस वजह से हम लोगों के 8 लोगों के बीच में बाइंडिंग एनर्जी नहीं आती। लेकिन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन जब आते हैं, अब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप चाहते हो कि ये न्यूक्लियस बने यानी सिस्टम अट्रैक्टिव बने, तो आप क्या करोगे, इन सबको बोलोगे थोड़ा थोड़ा मास दे दो अपना, उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके एमिट कर दो। जैसे ही वो एनर्जी जो एमिट हो गई ना, वो एनर्जी एमिट होने की वजह से सिस्टम का इनिशियल एनर्जी कितना था, 0, और एनर्जी एमिट हो गई एनर्जी नेगेटिव। और जैसे ही एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से क्या हो गए, बाउंडेड, और ये वही एनर्जी है जो कि उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो आप देखेंगे थोड़ा आगे समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। हेंस बाइंडिंग एनर्जी EB इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यानी अब आपके पास जैसे ही डेल्टा एम मिल गया आपको कोई भी एटम का, जैसे हमने अभी देखा उसमें ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि जो एनर्जी बाइंड करके बैठी है न्यूक्लियॉन्स को, वो कहाँ से आई, तो मास डिफेक्ट देखा ना आपने, कैलकुलेटेड था 16 पॉइंट समथिंग और एक्चुअल जो आया हुआ है 15.99। तो ये जो डिफरेंस ऑफ मास है, इस डिफरेंस ऑफ मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। बिफोर आई मूव फर्दर, आपको मैंने बताया था कि कैसे AMU से डायरेक्ट एनर्जी निकाल पाएंगे हम। क्या करना होता था, जितना AMU में मास डिफेक्ट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीधा एनर्जी किस में मिल जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आगे जब मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा कोई भी, तो मैं हमेशा मास डिफेक्ट निकाल के उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि फिर तो आंसर जूल में आएगा, फिर EV में कन्वर्ट करूं। सीधा मैं मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले कि एक AMU की एनर्जी 931.5 होती है। तो डेल्टा एम की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कर पाएंगे, प्रोवाइडेड डेल्टा एम इज इन AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। So this energy becomes the source of energy for bounding the nucleus. This energy becomes the source of energy which is solely responsible to ensure that the proton and the neutron are not able to go away, because now the energy of the system becomes negative, system becomes attractive. In that case, if they ask you the total energy, then answer would be in minus, but if they ask you binding energy, just keep it positive. Okay, what else? Hence, when neutrons and protons come together to form a nucleus, some mass is lost by them, this is what I told you, and converted into energy. Some mass is lost by them and converted into energy. This is what you need to put in your mind. Every time nucleus moves towards stability, वो ये चीज करेगा। आप सोचो अकेले प्रोटॉन अकेले न्यूट्रॉन स्टेबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनको ऑप्शन देते हो कि आओ आके हीलियम न्यूक्लियस बनाओ यानी 2He4, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना हुआ कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना हुआ, डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ जाने हुआ। तो जब भी ऑब्वियसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन अकेले अकेले सोचते हैं यार हमें हमारी जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा क्योंकि हम सब अनस्टेबल है। जैसे ही ऑप्शन मिलता है हीलियम न्यूक्लियस बनाने का, जैसे ही ऑप्शन मिलता है कार्बन न्यूक्लियस बनाने का, जैसे कार्बन न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन साथ में आते हैं, 12 के 12 आते हैं। अब ये चाहते हैं कि अब हमें कोई अलग नहीं कर दे, हमें बाउंड हो जाना है। तो क्या करते हैं, सब अपना कुछ कुछ मास को
यूज करते हैं और उस मास को इकट्ठा करके यानी मास डिफेक्ट डेल्टा एम को इकट्ठा करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको एमिट कर दिया जाता है। एमिट करने की वजह से सिस्टम की खुद की एनर्जी हो जाती है नेगेटिव, सिस्टम बन जाता है अट्रैक्टिव और न्यूक्लियॉन्स जो है वो बाउंडेड हो जाते हैं और बन जाता है आपका स्टेबल न्यूक्लियस। बात समझ में आई? और ये स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर की जो एनर्जी है, अट्रैक्टिव सिस्टम है इसलिए माइनस में एनर्जी है, उसको आप कहोगे टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और अगर वो माइनस साइन को हटा देते हो तो वो एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो? बाइंडिंग एनर्जी। आप सोचोगे तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वही एनर्जी थी जो उन्होंने एमिट की थी, इसीलिए हमने बाइंडिंग एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला निकाल दिया, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। इफ यू वांट टू जस्ट राइट द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये लिखो, सॉल्व करना है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करो। They release this EB energy in the process to become a stable nucleus। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो 6 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, तो क्या हो गया ये 6c11, ठीक है। या ऐसा इमेजिन करो 6 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो गया 6c8। ये स्टेबल न्यूक्लियाई है? नहीं है। तो अगर आप 6 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को साथ में लाके बोलोगे कि आओ और मिलके एक न्यूक्लियस बनाओ, तो क्या ये लोग 8 जने मिलके न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे? आंसर है नहीं। तो इस केस में ना ये में इनमें से कोई भी अपना मास देगा, ना बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, यानी ना कोई एनर्जी रिलीज होगी, ना न्यूक्लियॉन बाउंडेड बनेगा, ना न्यूक्लियस स्टेबल बनेगा। इस वजह से इस केस में ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। तो ये कंसेप्ट कब लगेगा? जब भी आप एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाना चाहोगे। स्टेबल न्यूक्लियस को एनर्जी एमिट करनी पड़ती है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। जितनी एनर्जी एमिट करेगा उतनी टाइटली बाउंडेड वो न्यूक्लियस बनेगा और एनर्जी एमिट करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। जब ये सब मिलके आए तो इनके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं था, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी इन्होंने निकाला वो था उनका मास डिफेक्ट, यानी सब ने थोड़ा थोड़ा मास कंट्रीब्यूट किया और वो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके एमिट कर दिया। इस वजह से जो न्यूक्लियस का मास निकला, फाइनल न्यूक्लियस का मास, वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ मास न्यूक्लियॉन्स ने अपना देके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, hence if we want to separate a nucleus into nucleons, we'll have to supply a total energy of EB to the nucleus, which is very obvious, this is nothing but binding energy। तो binding energy दोगे तो न्यूक्लियॉन्स वापस से अलग हो जाएंगे। The quantity which tells us about the binding between constituent particle is not binding energy EB. Now comes my second answer. I had told you, if binding energy is more, then do I say that the nucleus is more stable? So your answer will be that sir क्या है, stability of nucleus है ना, वो सिर्फ binding energy पे depend नहीं करती, वो depend करती है कि दो न्यूक्लियॉन के बीच की बाइंडिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर दो न्यूक्लियॉन के बीच की बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग है ना, तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस स्टेबल है। इसी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से नोट करना कि बाइंडिंग एनर्जी से हमको ये नहीं पता चलता कि न्यूक्लियस कितना अच्छे से बाउंडेड है। जो क्वांटिटी हमें बताएगी वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी ईबीएन। ईबीएन कैसे निकलेगी? हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल के उसको ए से डिवाइड करेंगे। ए है एटॉमिक मास नंबर। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्स, न्यूक्लियर वाई। न्यूक्लियस एक्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस वाई की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मान लो वो है 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल है, तो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि सर वाई। क्यों? मैं बोला सर देखो कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, 150 की बाइंडिंग एनर्जी है, यानी 150 की बाइंडिंग एनर्जी से पूरा न्यूक्लियस बंधा हुआ है, तो वाई ज्यादा स्टेबल है। तो मैं आपको बोलूंगा आप गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे का डेटा देना बाकी है। जैसे एक्स जो है, एक्स के अंदर आप मान लो कि 20 है उसका ए, उसका ए कितना है 20, यानी एटॉमिक मास नंबर। ये रैंडम क्वेश्चन है, कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 20 है, ठीक है। और ये जो 150 वाला है, 150 का ए जो है वो 50 है, यानी इसके अंदर 50 न्यूक्लियॉन है, इसके अंदर 20 न्यूक्लियॉन है। अब मैं आपको पूछता हूं इन दोनों में एक्स और वाई में से कौन सा ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ए। क्योंकि ए में
भले ही बाइंडिंग एनर्जी कम है, 100 की बाइंडिंग एनर्जी से बाउंडेड है, लेकिन 100 की बाइंडिंग एनर्जी से कितने न्यूक्लियॉन बाउंडेड है? 20। यानी एक न्यूक्लियॉन को पकड़ के रखने के लिए हमारी EBN यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन X के लिए कितनी है? 5, यानी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस के अंदर पकड़ के रखा है कितनी एनर्जी से? 5 की एनर्जी से। Y के केस में देखो, भले ही बाइंडिंग एनर्जी 150 है, लेकिन वो 150 की बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के बैठी है? 50 को। तो बेसिकली एक न्यूक्लियॉन के पीछे कितनी एनर्जी से वो न्यूक्लियॉन पकड़ा हुआ है, बाउंडेड है? तो वो है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए, यानी पर न्यूक्लियॉन। इसका मतलब डेफिनेटली एंड डेफिनेटली X nucleus is more stable compared to Y nucleus. And that is why you see initially when I say, and most of us we always think in this way कि सर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा न्यूक्लियस की तो उसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पे हम कमेंट नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पे ये कमेंट नहीं करेंगे कि वो स्टेबल है ज्यादा कंपेयर टू द अदर या अनस्टेबल है। अगर हमें कमेंट करने के लिए बोला जाएगा कि ये दो न्यूक्लियस में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कि एक न्यूक्लियॉन को कितना टाइटली पकड़ के रखा है ना, वो हमें देखना है। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है यार, छोटा सा न्यूक्लियस होगा तो उसका डेल्टा एम छोटा होगा, क्योंकि बेचारे न्यूक्लियॉन्स कम है तो डेल्टा एम भी कम होगा, तो उनका ईबी भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि छोटा न्यूक्लियस हुआ तो वो अनस्टेबल होगा बड़े न्यूक्लियस से। बड़ा न्यूक्लियस होगा, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन है, सब थोड़ा थोड़ा भी मास देंगे तो डेल्टा एम भी बड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा स्टेबल हो गया? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यूरेनियम बहुत अच्छा से स्टेबल होता, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपको स्टेबिलिटी देखने की बात आती है तब आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी पे मत जाओ। या टोटल बाइंडिंग एनर्जी अच्छी बात है, ज्यादा है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियॉन को होल्ड करके रखने वाली है। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू कमेंट on the stability of nucleus. So very quickly I would like to tell you, I had posted two questions initially. One was what is the origin of binding energy, how is the nucleus so stable, एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसका लॉजिक मैंने आपको दिया। क्या लॉजिक दिया? कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो मास निकालते हो और एक्चुअल मास निकालते हो, एक्चुअल मास कम आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने में से कुछ मास को निकाल के एनर्जी में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को एमिट करके अट्रैक्टिव सिस्टम बन के स्टेबल बन जाते हैं। एंड दैट इज वाई फ्रॉम हेयर ओरिजिनेट्स द मास डिफेक्ट, and when you multiply the mass defect with c square you get the binding energy. You can say that this is the binding energy, you can also say this is the energy that is emitted by the nucleus. Okay, this is the source of binding energy. So this is the first thing. Second question that I had asked was, does higher binding energy signify more stability? I hope you will not say now yes, you need to say no, higher binding energy does not signify higher stability, because we need to also see that binding energy is holding how many nucleons, and that is why the quantity which is significant is binding energy per nucleon. I hope you are clear with the basic concepts. कैसे बाइंडिंग एनर्जी का ओरिजिन है, मास डिफेक्ट क्या होता है, नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स पॉज करके। आगे चलते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं। ओके, higher the value of EBN, higher the binding energy per nucleon, and hence higher is the stability of nucleus. Just now I told you the same thing. Next comes, I have taken an example, and this example is very special because it is for iron, and why it is special you will understand with time. So I have taken iron ka element 26 Fe56, and we will try to calculate EBN यानी binding energy per nucleon. Let's see. So delta m पहले कैसे निकालेंगे? तो delta m is the masses of the constituent particles minus the actual mass. Everything would be given to you. So now see in this question the data is given separately. कभी वो डेटा में जैसा क्वेश्चन देगा ना थोड़ा बहुत आंसर चेंज करेगा। तो मैंने क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन डाल दिया, 26 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने दिख रहा है 30 है, तो 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दिया माइनस मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, वो भी हमको गिवन होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल के दिया जाता है। तो वो डेटा आया 56.4634 और वो रहा एक्चुअल मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस। इधर से हमको मिल गया मास डिफेक्ट, ये आया आपका मास डिफेक्ट, इतना मास डिफेक्ट है।
ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो तो थियरी की बात हो गई। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 931.5 से। 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये टर्म मिलेगा 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑफ कोर्स आप लोग कैलकुलेटर यूज करके थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट आपको मोर और लेस ये वैल्यू मिलेगी 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। यानी इतनी एनर्जी से इसको, इसका सिग्निफिकेंस बताओ, इसका 3 सिग्निफिकेंस बताओ। ये इस एनर्जी को मैं 3 चीजों में कैसे बोलूंगा, सुनना। यानी इतनी एनर्जी से हमारा न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड है, पहली पॉइंट। इतनी एनर्जी का नेगेटिव हमारे न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी है, दूसरी पॉइंट है ना। मैं अगर आपको पूछूं न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी कितनी है तो आप बोलोगे -492.26, ये दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा सिग्निफिकेंस कि इतनी एनर्जी आयरन के न्यूक्लियस बनने के टाइम पे इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलके एनर्जी एमिट की होगी, इतनी एनर्जी उन्होंने एमिट की होगी। बात समझ में? ये 3 सिग्निफिकेंस है, इन तीनों को दिमाग में रखना, हर एक पॉइंट का अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये मिल गई हमको बाइंडिंग एनर्जी। Does this comment on stability? No. So for stability what I'm going to do is I'm going to find out EBN, that is binding energy per nucleon. This is the value 8.79 mega electron volt, and that is the most important thing, that it is the highest amongst all nuclei. जितने भी न्यूक्लियाई है आपके, उन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई अगर कोई है तो वो आयरन है। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई बिकॉज EBN 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाईएस्ट फॉर आयरन। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया, आप भी डेटा को नोट कर लीजिएगा और वैल्यू याद रख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए, बट ठीक है, अगर आपने EBN लिख दिया है तो सामने वाला समझ जाएगा पर न्यूक्लियन की बात हो रही है, तो ये 8.8 है। ओके, ट्राई कैलकुलेटिंग द सेम फॉर 8O16। डेटा ऑलरेडी कवर्ड इन थियरी, मैंने आगे आपको थियरी में मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब दिया था, कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग खुद ट्राई करो और देखो 8O16 का कितना आता है, और उसको फिर आप वेरीफाई कर लेना। आपको कहीं ना कहीं नेट पे मिल जाएगा या स्लाइड में मिलेगा या तो NCERT के अंदर मिलेगा। Just verify once that your answer is matching or not. So you will come to know, and also comment about the stability. It is having a good stability, so its answer will come between 7 to 7.8, इस range में आता है। So it is also good, right? The stability of oxygen nucleus is also good. Do note that results might vary. जो result मैंने calculation किया है हो सकता है कोई और book में आपको थोड़ा अलग मिलेगा, because of variation of masses of neutron, proton and nucleus, ठीक है। जो डेटा हमको गिवन होता है, आप देख रहे हैं ना कितने डेसिमल पॉइंट्स तक दिया हुआ है, थोड़ा भी चेंज कर देते एक डेसिमल में, पीछे कुछ चेंज कर देते तो फाइनल आंसर पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने 8.79 किया, बुक में 8.75 है, something like that. It is going to happen. So this is very important. I hope you have also noted everything. Very important element and very important calculation, क्योंकि ये calculation अब आगे जाके आपको वो कोई और एलिमेंट के लिए NCERT में पूछेगा तो आपको निकालने आना चाहिए। मेथड देख लीजिएगा, पहले मास डिफेक्ट, फिर बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, मास डिफेक्ट इनटू 931.5, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे विद द एटॉमिक मास नंबर एंड यू विल गेट EBN। ओके, नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। आप लोग इस थियरी को 3 स्टार कर देना। ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि एक 4 मार्कर, 5 मार्कर, 3 मार्कर का एक कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोलता है कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को EBN निकालो और उसको एटॉमिक मास नंबर के साथ प्लॉट करो। वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिख रहा है वाई एक्सिस पे, वी आर गोइंग टू प्लॉट इट विथ द मास नंबर। So first you will have to draw the graph. You can see that there in the graph you will have to remember, right, everything. You will try to remember things that I will mark. ये सब एलिमेंट्स याद रख लो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो एलिमेंट कंपलसरी याद रखने में उनको मार्क करूंगा। बट ग्राफ को बनाइएगा बहुत अच्छे से। जैसे ग्राफ पहले बढ़ता है, ग्राफ में टोटल 3 किंग आते हैं। किंग मतलब ऐसे जाके आना, तो देखिए एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। डायग्राम आपको NCERT में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। फिर ग्राफ की वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम अटेन करती है आयरन के लिए। मैंने बताया ना EBN मैक्सिमम किसके लिए है, आयरन के लिए। फिर आयरन के बाद ये घटना स्टार्ट करती है और गिरते गिरते यूरेनियम की तरफ जाती है। बट याद रखिएगा ग्राफ ऐसा नहीं है कि एकदम नीचे जाता हो, थोड़ा ही नीचे जाता है। तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी अराउंड 7.5 7.6 होती है,
और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी अराउंड 8.8 होती है जो हमने देखा। तो अकॉर्डिंगली ये ग्राफ पे आपको दिख जाएगा। आपको क्या याद रखना है, आप सबसे स्टार्टिंग वाला याद रखिए, ये ड्यूटेरियम, क्योंकि जब तक आपका A नहीं होगा, जैसे A2 होता है तो H1 के लिए हम बनाते ही नहीं है, तो ये ड्यूटेरियम के लिए, ड्यूट्रॉन जो भी आप बोले, तो ये सबसे पहले यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, तो इसको आप याद रख लो, ठीक है। फिर आप ये याद रख सकते हो कि देखो ये हेली है, हेली HELI, यानी HE यहाँ पे, LI यहाँ पे, तो हेली करके आप याद रखो एक किंग पे, ठीक है। फिर हेली और ये आएगा आपका CN याद रखो, यानी ये दोनों। ऑक्सीजन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऑक्सीजन का एक ये ले लो, O16 ऊपर वाला, नीचे वाला किंग को मत रखो, तो यहाँ पे हेली CN और O, हेली CNO ऐसे करके याद रखिए। फिर आपको याद रखना है आयरन, ऑब्वियसली ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको याद रखना है सीधा यूरेनियम 235। इतनी वैल्यूज आप याद रख लो अगर, जितनी मैंने सर्कल की है, यानी पहले पहले ड्यूटेरॉन, फिर हेली आएगा, फिर CNO और फिर आयरन मैक्सिमम, और फिर एंड में यूरेनियम वाला जो पॉइंट है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यानी अब आप इस ग्राफ में देखो, जो एलिमेंट जितना ऊपर है वो उतना स्टेबल है, जो एलिमेंट जितना नीचे है वो उतना ही अनस्टेबल है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ मॉलिब्डेनम और यूरेनियम में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो मॉलिब्डेनम ज़्यादा स्टेबल है। वहीं मैं अगर आपको बोलूँ कि सल्फर और लिथियम में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सल्फर ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सल्फर और आयरन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आयरन ज़्यादा स्टेबल है। सो दिस ग्राफ गिव्स यू एन इंडिकेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। जितना न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना उसका EBN की वैल्यू बड़ी होगी। नाउ ये तो हुआ एक डायग्राम। अब डायग्राम जनरली 2 मार्क कैरी करेगा आपके लिए। इसके मेन चीजें हैं वो है ऑब्जर्वेशंस, यानी ये ग्राफ के ऊपर से अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, राइट। सो लेट अस नोट डाउन, एवरीवन नोट डाउन विथ मी ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज that the force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of few mega electron volt per nucleon। ये कौन सी फोर्स की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो पहला पॉइंट वो ऐसे बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव वर्ड यूज किया, ऑब्वियसली क्योंकि बाइंडिंग तो तब होता है जब सिस्टम अट्रैक्टिव होता है। तो बोलता है फोर्स अट्रैक्टिव है और सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है ताकि बाइंडिंग एनर्जी कितनी बन जाए, तो फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 4, 10, 8, 9, 7 फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियन। So that is the first point and a very important point. Next point. Now the binding energy per nucleon is practically constant. That is independent of the atomic number in middle mass, यानी 30 to 170। वैसे बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो तो more or less, right, again I am repeating more or less, he is not saying constant, he is saying practically constant। बोलता है नियरली ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है। सी दीज आर द इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द ग्राफ दैट यू नीड टू आल्सो नोट। तो ये पॉइंट्स देते हैं, ये थियरी देते हैं, तभी 5 मार्क मिलते हैं। और ग्राफ अगर याद है तो ये पॉइंट्स बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि मिडिल रीजन में ना वेरिएशन बहुत कम है, ओके, 30 to 170, यानी इनको हम मिडिल मास नंबर बोल रहे हैं। द कर्व हैज अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A इज इक्वल टू 56। अब देखा यहाँ पे 8.75 हो गया, ये NCERT का है। तो मैंने बोला ना एक आध डेसिमल में एरर होगा तो चलेगा। तो मैक्सिमम किसके लिए है, आयरन के लिए, और 8.75 उसकी वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ द कर्व। EBN इज लोअर, EBN यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियन लाइट है उसके लिए EBN छोटा है, एंड हैवी न्यूक्लियाई जो उस तरफ है उसके लिए भी EBN छोटा है। जितना 170 से बड़ा होता जाएगा तो EBN कम होता जा रहा है, 30 से कम होता जा रहा है जैसे EBN एटॉमिक मास नंबर, तो भी EBN कम होता जा रहा है। सो इन मिडिल रीजन इट इज मोर और लेस कांस्टेंट, लेस देन 30 इट इज स्मॉलर वैल्यू, ग्रेटर देन 170 इट इज आल्सो स्मॉलर वैल्यू। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स बना के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कम्स स्टार मार्क पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्चुअली यार ये बहुत काम आने वाला है आगे। कंसेप्ट में आपको समझा देता हूँ क्या है। अ वेरी हैवी न्यूक्लियस से A इक्वल टू 240 यानी यूरेनियम के आजू बाजू, हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर्ड टू द न्यूक्लियस विथ A इक्वल टू 120। देखो A इक्वल टू 120 का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, A इक्वल टू 240 का बाइंडिंग एनर्जी कम होगा।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या वो 240 वाला न्यूक्लियस 120 वाला न्यूक्लियस बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर डेफिनेटली बनना चाहेगा, क्योंकि 120 वाला जो न्यूक्लियस है ना वो ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको लास्ट थियरी में भी बताया कि हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम भागने की ट्राई करता है। तो 240 वाला न्यूक्लियस 120 के 2 बनना प्रेफर करेगा? तो आंसर इज यस, एंड दैट इज व्हाट इट इज। Thus, if a nucleus A equal to 240 breaks into 2A equal to 120 nuclei, nucleons get more tightly bound, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस और टाइटली हो गए। अब सोचो, जो पहले न्यूक्लियॉन्स थोड़े टाइटली थे, अभी और टाइटली बाउंड होना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एंड हेंस दिस इंप्लाइज एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन दिस फिजन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजन। दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर एनर्जी। आप क्या करते हो? आप एक हायर एटॉमिक मास नंबर को, बेस्ट एग्जांपल है यूरेनियम, आप यूरेनियम को बोलते हो कि टूट, किसमें टूट? 2 न्यूक्लियॉन में टूट जो 100 के आजू बाजू ए पजेस करते हैं, ताकि क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस जो है वो और स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियस को क्या करना पड़ता है? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। बाइंडिंग एनर्जी यानी जितना टाइटली बाउंड होना है ना वो बढ़ाना पड़ता है। वो बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा, यानी टूटेगा भी, एनर्जी भी एमिट करेगा। मिली आपको एनर्जी? हमें लगता होगा कि यार न्यूक्लियस टूटने पे जब वो टाइटली बाउंड होगा तो क्या एनर्जी एमिट करता होगा? तो बहुत एनर्जी एमिट करता है, और वही एनर्जी आगे जाके हमारे लिए सोर्स बनती है न्यूक्लियर एनर्जी का। Now try to understand this concept that you will always get energy whenever the system is moving towards stability. If I would have asked you the reverse question, that is it possible that two 120 nuclei combine and form one 240 nuclei, your answer should be no. I will not get energy in that case, because in that case you are asking a more stable nuclei to combine and form a less stable nuclei. Will the nuclei like this? The answer is no. So in this case, they will not fuse together and form a relatively unstable nuclei, and hence in this case, the reaction will not occur, you will not get energy. And hence, if you want to still do it, you will have to give energy in this case and ensure that this reverse thing happens. So what is going to happen? A nucleus is going to break only if it feels that I am going to attain stability. Otherwise, it will not break. I'll give you a very simple example. See, imagine iron. Will iron break? Iron ka 56 hai. Will iron break into 228? No, because iron already is having a high binding energy per nucleon. If it breaks into 28, 28 will come somewhere here, right? 28 will come somewhere here. This value of EBN is less than the original EBN of iron. So why will it break? So iron will not undergo fission. Will sulfur undergo fission and form 2 oxygens? No, because sulfur has got more binding energy per nucleon compared to oxygen. Why would it break into 2 unstable nuclei? Unstable का मतलब relatively unstable, खुद से unstable. But will uranium like to break into 200? Of course yes, because uranium is more unstable compared to an element which has got atomic mass number of near to 100. So then their fission will be possible, and whenever a nucleus becomes more stable, इसको ऐसे याद रखता हूं मैं कि जब भी न्यूक्लियस को आप स्टेबल बनाते हो तो न्यूक्लियस खुश होके आपको एनर्जी देता है, और वो एनर्जी को आप यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ अ सिमिलर थॉट शुड come into your mind, and that is that if what happens if I consider two very light nuclei यानी इस रीजन में, ये रीजन में two very light nuclei join to form a heavier nucleus. अगर ये लाइट न्यूक्लियाई जो है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएंगे क्या? खुशी खुशी बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी कम है. देखो, अगर आप उसको हीलियम बनाते हो तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है ना. तो ये दोनों को आप जब पास लाओगे तो क्या ये दोनों फ्यूज होंगे? 100% फ्यूज होंगे. क्या न्यूक्लियस मोर स्टेबल बनेगा? यस.
और जब भी न्यूक्लियस स्टेबल बनता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे ये लोग, ये न्यूक्लियस जो है वो नया हीलियम न्यूक्लियस बनेगा। हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस को और टाइटली बाउंड होना पड़ेगा, और टाइटली बाउंड होने के लिए और मास देंगे, वो मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में, और उसको क्या करेंगे, एमिट। तो सिस्टम जो है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा, और टाइटली बाउंड हो जाएगा, यानी आपका स्टेबिलिटी बढ़ गया और साथ साथ में आपको एनर्जी मिली। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज्ड हेवियर न्यूक्लियाई, जो नया बना फ्यूज्ड हेवियर न्यूक्लियाई, इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई। जो लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी थी पर न्यूक्लियन, उससे ज्यादा बन गया हेवी न्यूक्लियन का। दिस मीन्स that the final system is more tightly bound, and if I want to note, please remember I am saying that it is more stable than the initial system. Again energy will be released in such a process of fusion. This is the energy source of sun. sun में यही होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बना रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रही है। क्यों एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब फ्यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन इनकी जो EBN है वो कम है, फ्यूज करने पे हीलियम बन रहा है जिसकी EBN ज्यादा है, तो ज्यादा EBN के लिए एनर्जी एमिट हो रही है, और वही एनर्जी है जो हमें नेचर में अवेलेबल है। सो बेसिकली सिंस a long time you all know that the source of energy is sun, then now you now understand that the source of energy is fusion in sun, and you understand why energy is emitted in fusion, because two nuclei will only and only like to fuse if you are making them more stabler nuclei. अगर आप उसको और स्टेबल बनाने की ट्राई कर रहे हो तो ही वो फ्यूज होना चाहेगा, और वो फ्यूज होने के बाद डेफिनेटली आपको एनर्जी एमिट करेगा। इसका मतलब एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर ग्राफ, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन कैसे होता है बताओ। तो ये पूरा जितना मैंने आपको इस PPT में डाला है, दिस इज डेफिनेटली अ 5 मार्कर, राइट, अ 5 मार्कर। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज वन थिंग, दैट इन दिस रीजन you generally expect fusion, lower lighter nuclei में। लाइटर फ्यूज करेंगे, एटॉमिक मास नंबर बड़ा बनेगा, इस रीजन में आएगा, डेफिनेटली पॉसिबल है, तो यहाँ फ्यूजन होगा। फिजन आप कौन से रीजन में एक्सपेक्ट करोगे, तो आप फिजन इस रीजन में एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। और ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है यार, ऐसे ही कोई रैंडम ग्राफ दे देंगे, रैंडम एलिमेंट्स डाल के दे देंगे, बोलेंगे बताओ क्या ये दोनों एलिमेंट फ्यूज होंगे और ये एलिमेंट बनाएंगे। ध्यान से देखना, अगर फ्यूज होने का एक ही कंसेप्ट है, फ्यूज तब होगा जब जो नया एलिमेंट बन रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तो फ्यूजन होगा, और सामने हमको एनर्जी भी मिलेगी, फ्री में एनर्जी मिल रही है, यूज करो। क्यों, क्योंकि आपने एक नेक काम किया है, दो रिलेटिवली अनस्टेबल न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाया है, इस वजह से न्यूक्लियाई खुश होके आपको एनर्जी देता है। वाइस वर्सा, अगर आपने एक हेवी एलिमेंट को लिया और उसको बोला कि टूट, तो टूट 2 एलिमेंट में 3 एलिमेंट में, अगर वो टूट के जो एलिमेंट्स बना रहा है वो एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओरिजिनल से ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस डेफिनेटली टूटना पसंद करेगा। उस टूटने पे वो दोनों जो नए न्यूक्लियस बने वो ज्यादा स्टेबल बने, यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा करने के लिए न्यूक्लियस को एनर्जी एमिट करनी पड़ती है, तो इस प्रोसेस में भी आपको एनर्जी मिलेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। ग्राफ देख के हम समझ सकते हैं कि बीच वाले रीजन में आप सोचो फिजन हो सकता है, फिजन होगा तो यहाँ आएगा टूट के, यहाँ तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो न्यूक्लियस जो इस रीजन का है ना वो फिजन नहीं करना चाहेगा। क्या ये वाला रीजन फ्यूजन करना चाहेगा? फ्यूज होंगे अगर दो, सपोज 100 के दो फ्यूज होंगे, तो किधर जाके जब बनेंगे 200 पे, यानी ये रीजन में। 200 की तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है 200 से, तो क्यों फ्यूज होंगे? तो फ्यूजन भी नहीं होगा। तो मिडिल रीजन में ना तो फ्यूजन होता है ना तो फ्यूजन होता है। एंड वाले रीजन में सोचो क्या होगा, एंड वाले रीजन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम है, अगर टूटेगा और टूट के बीच वाले रीजन में आया, देखो यूरेनियम 235 टूट के एक 5 का और एक 230 का नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कम है। क्या करेगा, यूरेनियम 235 टूट के एक 100 का बनाएगा, एक 110 का बनाएगा, 120 का बनाएगा, ताकि वो इस रीजन में आ जाए, और वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस मोर स्टेबल है। यूरेनियम डेफिनेटली टूटना चाहेगा, टूटने पे बाइंडिंग एनर्जी दोनों न्यूक्लियॉन्स की बढ़ेगी,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दोनों न्यूक्लियस की बढ़ेगी, आपको एक्सचेंज में एनर्जी मिलेगी फ्यूजन में। तो फिजन यहाँ पे होता है, फ्यूजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे फिजन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पाएगा, और बीच में दोनों फिजन और फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। आई होप यू आर क्लियर with the concept of binding energy per nucleon and how to generate energy from nuclear reactions। अब यहाँ से देख के आपके दिमाग में एक ट्यूबलाइट बोलो या बल्ब बोलो जल जाना चाहिए कि सर अब हमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जीज को जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ते हो, उस केमिकल रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की अगर आप स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा कर रहे हो जिसमें रिएक्शन के बाद आपके जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो कम स्टेबल है, तो ये वाला है ना स्पॉन्टेनियसली नहीं हो पाएगा, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, और इस केस में रिएक्शन बन जाएगा एंडोथर्मिक। सो इफ आई टेल यू कैन यू जनरेट एनर्जी बाय फ्यूजिंग, द आंसर इज यस। कैन यू जनरेट एनर्जी बाय डूइंग फिजन, आंसर इज यस। But only thing that you need to keep in mind that your product should be more stable, and the stability will be easily understood once you understand the graph. I hope you're clear. These 6 points you need to keep in mind, very important from exam point of view, and this graph. Please pause and write all the points, and let's move further. Very detailed topics these are, right? These are not easy to understand. तो बहुत अच्छे से समझिएगा, बारीक बारीक चीज़ों पे बहुत ध्यान देना, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ताकि आगे आगे जैसे चलें तो कंसेप्ट आपको समझ में आता जाए। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, सो आई विल राइट, प्लीज कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट एन एनसीईआरटी टॉपिक, and I have not seen many questions in previous years JEE NEET, but still you will find an odd question coming up in your DPP or in your material. So I would only like you to remember the formula. So formula is mass defect पर न्यूक्लियन। क्या फॉर्मूला है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को EBN बोलते हैं, वैसे ही मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, स्मॉल f। ये रहा फॉर्मूला। f का फॉर्मूला क्या होगा? तो f होता है डेल्टा m। और एक और तरीका है, ये आपको कभी एक्चुअल मास दिया हो सिर्फ और कॉन्स्टिट्यूएंट का मास नहीं दिया हो, तो आप मास को a अज्यूम कर लेना और डिवाइड बाय a कर देना, ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का होता है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जितना पैकिंग फ्रैक्शन छोटा होगा, जितना पैकिंग फ्रैक्शन छोटा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पैकिंग फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। 16 पे F टेंड्स टू जीरो होता है, यानी ऑक्सीजन के लिए F इज नियरली जीरो, और मिनिमम वैल्यू अगेन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है आयरन, तो आयरन के लिए मिनिमम होता है। ये रहा ग्राफ आपको दिया है, आप देख सकते हो, जहाँ पे भी ये ग्राफ में थोड़ा एरर है, ये 16 पे आएगा पॉइंट, और जहाँ पे भी ये मैक्सिमम आ रहा है वो भी ये 56 पे मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए इट इज़ वेरी हाई। तो बस मेरे ख्याल से सिर्फ आपको ये ध्यान रखनी है एक पॉइंट, और ये याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बस फॉर्मूला को ध्यान रखना, जितना F छोटा उतना ज़्यादा स्टेबल। और F का फॉर्मूला m माइनस ए होता है, a माइनस एम नहीं होता। m यानी आपका जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है जो आपको दिया हुआ है, और a यानी जो एटॉमिक मास नंबर है, उसको लेके आप करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन एंड मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। I hope you have understood whatever I have taught you today, a very important conceptual class that we have taken up today. More or less everything that I thought I need to tell you about mass defect, about binding energy, I have tried to explain you. Make good notes, because ये जो theory आज आपको मैंने पढ़ाई है, topics पढ़ाए हैं, अब ये पूरे chapter में हमको applicable होने वाले हैं, इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे से notes बना के इनमें जहाँ पे भी problem है मेरे से पर्सनली बात करके उन डाउट्स को क्लियर करना। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना, तब मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इसी को यूज़ करके काम आएगा। तो इंश्योर करना कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे आप मूव करिएगा। सो विद दिस
we come to the end of the concept part of binding energy and mass defect. I hope things are clear. As I have told you already, please contact me in case of doubts.